के अंदर की मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन वाला हूं एंड इस मूवी की पूरी स्टोरी को आप सबको बताने वाला हूं ताकि आप लोग बैठे इस पूरी मूवी की कहानी को एंजॉय कर सकें। तो इस जाट मूवी की स्टार्टिंग होती है श्रीलंका से और श्रीलंका के घने जंगलों के अंदर हम श्रीलंकन आर्मी को देखते हैं, जिनके साथ में इस टाइम पर श्रीलंका के कई सारे मजदूर होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं से मजदूरों में हम डिस्कस करते हैं कि इन सबके बीच ही यहाँ पर मूवी का मेन विलन भी होता है और वह यहाँ पर अपने 3 भाइयों के साथ होता है और इसका नाम होता है राणा तुंगा। और इसी राणा तुंगा का एक भाई होता जिसका नाम सोलू है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे मजदूरों को श्रीलंकन आर्मी के जिन सारे सोल्जर ने बुलाया है वो इसी में खड़ी करवाते हैं और उनसे कुछ ढूंढ को कहते हैं, क्योंकि इनके पास होता है कि यहाँ पर कई सारी कीमती चीजें छुपी हुई हैं। इसीलिए हम यह देखते हैं कि खुदाई करने के दौरान राणा तुंगा और उसके 3 भाइयों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है, एक ऐसा बॉक्स जो कि बहुत सारे सोना होता है। और इसीलिए सोने से भरे हुए इस बॉक्स को देखकर राणा तुंगा अपने भाइयों के साथ यह विचारता है कि वो मिलकर सारे सोने लेकर यहाँ से भागेंगे। फिर ऐसा करने के लिए कुछ मिलकर आसपास के सारे सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं और उनकी बंदूक छीनकर उन्हें ही मारने लगते हैं। और फिर वो लोग किसी तरह से बचते हुए उस पूरे सोने से भरे हुए बक्से को उठाते हैं और पास के एक शिप को लेकर सीधा वहां से निकल जाते हैं और पानी के रास्ते श्रीलंका से होते हुए सीधा इंडिया के आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश आने के बाद ही वह सबसे पहले अपने बॉक्स को छुपाते हैं, लेकिन अपने सोने के बॉक्स को छुपाने के बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब उस एरिया के लोकल पुलिस ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और वो उन्हें थाने लेकर जाते हैं। थाने लाने के बाद ही उन्हें पता लगता है कि वो चारों असल में श्रीलंकस हैं जो कि पानी के रास्ते श्रीलंका से इंडिया भाग कर आ गए हैं। लेकिन अब वो पुलिस वाले उन सबको वापस श्रीलंका ना भेज दें, इसके लिए राणा तुंगा और उसके तीनों भाई मिलकर उस ऑफिसर को काफी सारा सोना देते हैं, जिसके बाद सोने की लालच में आकर वह पुलिस ऑफिसर राणा तुंगा एंड उसके तीनों भाइयों को इंडिया में रहने देता है और उन्हें इंडियन सिटीजन आने के लिए वो उनके लिए आईडीज भी बनवा देता है। फिर इसीलिए इसके आगे हम यह देखते हैं कि राणा तुंगा अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के उसी कोस्टल एरिया में रहने लगता है और धीरे धीरे करके आसपास के सारे गांव के ऊपर अपना दबदबा बना लेता है। और इस दौरान जो भी राणा तुंगा को रोकने की कोशिश करता है या फिर उसके खिलाफ जाता है, उसे राणा तुंगा अपने भाइयों के साथ मिलकर खत्म कर देता है। और फिर इसीलिए देखते ही देखते राणा तुंगा का आसपास के 30 गांव पर कब्जा हो जाता है और इस 30 के 30 गांव के सारे लोग राणा तुंगा से डरने लगते हैं। लेकिन फिर दोस्तों, इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम यह देखते हैं कि अब 15 साल बीत चुके हैं। 15 साल बाद हमें सीधा नई दिल्ली का नजारा दिखता है और इस टाइम पर यहाँ पर हम इंडिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनका नाम होता है प्रेसिडेंट वसुंधरा। हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जल्दी से उसके ऑफिस बुलाया जाता है और जब वह ऑफिस आती है तब उसे एक कोरियर दिया जाता है और कोरियर उसके हाथों में देते हुए उसे यह बताया जाता है कि उस कोरियर को उसे जरूर देखना चाहिए। इसके बाद ही प्रेसिडेंट जैसे ही उस कोरियर को खोलती है वैसे ही वह यह देखती है कि उस कोरियर के अंदर कई सारे लोगों के कटे हुए अंगूठे रखे हुए हैं। साथ ही साथ उसके अंदर एक लेटर भी होता है जिस लेटर को एक साथ 8 साल की बच्ची ने लिखा होता है। इसके बाद ही प्रेसिडेंट उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसके बाद ही उस लेटर को पढ़ के उसे पता लगता है कि यह लेटर आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में रहने वाले एक छोटे से गांव की एक छोटी सी बच्ची ने लिखा है, जो कि लेटर में प्रेसिडेंट से कहती है कि वो और उसका पूरा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है। और उसने अपनी स्कूल की बुक्स के अंदर यह पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में सबसे पावरफुल होते हैं और इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड इसी वजह से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये गुहार लगा रही है कि वो जल्दी से उसके गांव आए एंड उसके गांव वालों की हेल्प करें और प्रेसिडेंट को उसके पूरे गांव को मुसीबत से निकालना ही होगा। इसके साथ ही इस कोरियर बॉक्स के अंदर उस गांव के भाई लोग अपना अंगूठा काटकर भेज देते हैं और अगर प्रेसिडेंट उनके गांव के लोगों की हेल्प नहीं करती है तो फिर बहुत ही जल्द उसके गांव के सारे भाई मिलकर अगली बार अपना सर काटकर प्रेसिडेंट को भेजेंगे। अब इस लेटर को पढ़कर प्रेसिडेंट को काफी शौक लगता है, क्योंकि वो ये देखती है कि इस गांव की बच्ची को प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बच्ची की और उसके पूरे गांव की मदद ना तो पुलिस ने की और ना ही आंध्र प्रदेश के लोकल गवर्नमेंट ने, और इसी वजह से इस बच्ची को सीधा प्रेसिडेंट से हेल्प मांगनी पड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही प्रेसिडेंट ये बात भी समझ जाती है कि उस गांव के अंदर जो कुछ मैटर चल रहा है वो काफी बड़ा मैटर है और फिर इसीलिए प्रेसिडेंट सीबीआई के एक सीनियर ऑफिसर को बुलाती है जिसका नाम सत्यमूर्ति होता है एंड वह
सत्यमूर्ति को यह सारी बातें बताती है और उसे स्पेशल पावर्स देके सीधा उस गांव जाने को कहती है ताकि सत्यमूर्ति उस गांव में जाकर सारी सच्चाई का पता करें और इन सब के बारे में उसे आकर बताएं। लेकिन दोस्तों, अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा उसी गांव को देखते हैं जिस गांव से प्रेसिडेंट को चिट्ठी आई थी। यहां इस गांव के अंदर हम यह देखते हैं कि जिन लड़कों ने अपना अंगूठा काट के प्रेसिडेंट को भेजा था उन सभी को राणा तुंगा एंड उसके आदमियों ने जान से मार दिया है। लेकिन इसी टाइम पर इस गांव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम होता है विजय लक्ष्मी। और इस विजय लक्ष्मी को जैसे इन सारे मर्डर्स के बारे में पता लगता है वैसे ही वह जल्दी से गांव में आती है और गांव के लोगों से इस बारे में पूछताछ करती है, जिसके बाद गांव के लोगों को भरोसा देने के बाद उसे पता लग जाता है कि एक्चुअल में इन सारे लोगों को मारने के पीछे राणा तुंगा का हाथ है। और फिर इसीलिए इस बात को जानते ही विजय लक्ष्मी जल्दी से अपनी पुलिस फोर्स टीम को तैयार करती है एंड सभी को लेकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने के लिए उसके घर जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम ये देखते हैं कि इस टीम के अंदर जितने भी मेल ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब राणा तुंगा का नाम सुनते ही डर जाते हैं और इसीलिए वो विजय लक्ष्मी के साथ जाने से मना कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फीमेल ऑफिसर्स विजय लक्ष्मी का साथ देती हैं और फिर इसीलिए हम यह देखते हैं कि 7-8 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स एसआई विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर सीधा राणा तुंगा के घर जाते हैं और वहां पर उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर उन सब की मुलाकात राणा तुंगा की पत्नी से होती है जिसका नाम होता है भारती। और यहां पर राणा तुंगा की वाइफ भारती को जैसे ही यह पता लगता है कि ये सारी फीमेल ऑफिसर्स उसके पति राणा तुंगा को अरेस्ट करने आए हैं, तब उसी टाइम पर वो राणा तुंगा के गुंडों से कहकर उन सारी पुलिस ऑफिसर्स को पकड़वा लेती है और एक एक करके उन सारी पुलिस ऑफिसर्स के कपड़े फड़वा देती है और उन सबको अपने घर के एक कमरे में कैद करवा देती है। जिसके बाद यह सारी की सारी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स अपनी हालत देखकर रोने लगती है और ऐसे किसी आदमी का इंतजार करने लगती है जो कि वहां पर आकर उन सबको छुड़ा सके। लेकिन फिर इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि सनी देओल को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस टाइम पर सनी देओल अयोध्या में होता है और इसीलिए वह अयोध्या से सीधा एक ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन के जरिए इंडिया में घूमने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, जब सनी देओल की यह वाली ट्रेन आंध्र प्रदेश तक पहुंचती है तब उसी टाइम पर ट्रेन के आगे की पटरी में कुछ दिक्कत आ जाती है और फिर इसीलिए जिस ट्रेन के अंदर सनी देओल होता है उस ट्रेन को पटरी पर ही रोक दिया जाता है। लेकिन अब क्योंकि सनी देओल को काफी तेज भूख लगती है इसीलिए वह खाना खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और आसपास देखने लगता है, जिसके बाद ही उसे पास में एक ढाबा दिखता है जहां पर जाकर वो इडली खरीदता है और उसे खाने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि उस ढाबे के अंदर और भी कई सारे गुंडे आते हैं और वो लोग उस ढाबे के अंदर खाना खाने के बहाने तोड़फोड़ करने लगते हैं और इसी दौरान उनमें से एक गुंडे के हाथ से सनी देओल की इडली गिर जाती है, जो देखकर सनी देओल को अच्छा नहीं लगता है और फिर इसीलिए सनी देओल यानी कि जाट सीधा उस गुंडे के पास जाता है एंड वो उसे बताता है कि उसका धक्का लगने की वजह से उसकी इडली गिर गई है और इसीलिए वो यह चाहता है कि वो ऐसा करने के लिए उससे माफी मांगे। लेकिन जाट की बात सुन के वह गुंडा उस पर हंसने लगता है एंड वह जाट को चुपचाप से वहां से जाने के लिए कहता है। अब यह देखकर जाट को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वह उस गुंडे को जोर से चांटा मारता है, जिस वजह से वो गुंडा और उसके सारे साथी जाट पर हमला कर देते हैं। लेकिन जाट तो जाट है और इसीलिए वो उन सारे गुंडों को पीट देता है और जिसने उसकी इडली गिराई थी उससे माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन वो गुंडा जाट को अपने बॉस की धमकी देता है और वो उससे कहता है कि हमारा बॉस राम सुब्बा रेड्डी है जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल इंसान है। लेकिन यह सुनकर जाट उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तेरा बॉस मुझसे सॉरी बोलेगा। और फिर यह बोलने के बाद वह उन सारे गुंडों को उन्हीं की गाड़ी में लोड करता है और सीधा राम सुब्बा रेड्डी के घर जाता है। अब आगे हमें पता लगता है कि यह राम सुब्बा रेड्डी आसपास का एक लोकल पॉलिटिशियन है जिसकी पूरे एरिया में काफी पावर है। इसके साथ ही जब जाट इसके घर पहुंचता है तब वो यह देखता है कि इसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं और उन पैसे के बॉक्सेस को गाड़ियों में लोड करके कहीं पर भेजा जा रहा है। लेकिन इसके बाद ही वो राम सुब्बा रेड्डी के घर में एंटर होता है और राम सुब्बा रेड्डी को उसके गुंडे दिखाकर सारी बात बताता है एंड फिर वो उससे कहता है कि अब वो उसे सॉरी बोलेगा
लेकिन रामसुबा रेड्डी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो सॉरी बोलने की बजाय उस पर अपने गुंडे छोड़ देता है। लेकिन जाट रामसुबा रेड्डी के भी सारे गुंडों को पीट देता है और उसके बाद ही वो रामसुबा रेड्डी को भी मारता है। लेकिन फिर इसके बाद भी रामसुबा रेड्डी जाट को सॉरी नहीं बोलता एंड वो उसे अपने बॉस की धमकी देता है और उसके बॉस का नाम होता है सोमोलू। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि सोमोलू वही बंदा है जो कि राणा तुंगा का छोटा भाई है। अब सोमोलू का नाम सुनते ही जाट उससे कहता है कि अब उसे सोमोलू सॉरी बोलेगा और फिर ऐसा करने के लिए वो रामसुबा रेड्डी एंड उसके गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और उन सबको लेकर सीधा सोमोलू के पास आता है। हम ये देखते हैं कि सोमोलू इस टाइम पर एक सरकारी ऑफिस में होता है जहां पर उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस ऑफिस के सारे ऑफिसर्स को वहां पर बैठा रखा होता है और उनसे जबरदस्ती फेक स्टैंप पेपर्स तैयार करवा रहा होता है। साथ ही उन पेपर्स पे नकली स्टैंप और नकली साइन भी लगवा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वहां पर जाट आता है और वह उसे सॉरी कहने के लिए कहता है। लेकिन सबकी तरह सोमोलू भी उस पर हंसता है एंड वह उस पर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पांस पर जाट उसके भी गुंडों को पीटता है और आखिर में सोमोलू को पीट पीट कर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। लेकिन इसके बाद ही सोमोलू जाट से कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसका भाई कौन है, उसका भाई है राणा तुंगा। और दोस्तों अब जैसे ही जाट राणा तंगा का नाम सुनता है वैसे ही वो कहता है कि अब मुझसे राणा तुंगा सॉरी बोलेगा और फिर इसके लिए वो सोमोलू और पुराने गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और सीधा आ जाता है। राणा तुंगा के घर के अंदर आने के बाद ही सोमोलू अपने बड़े भाई राणा तुंगा को बुलाता है, जिसके बाद जाट उसे पूरी वारदात बताता है और आगे वह राणा तुंगा से कहता है कि अब वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। जाट की बातें सुनकर राणा तुंगा उसे सॉरी कह देता है। अब राणा तुंगा के मुंह से सॉरी सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन जो जाट होता है वो इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और स्माइल करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन वहां से जाने के टाइम भी वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर राणा तुंगा के घर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फटी हुई वर्दी पड़ी है और फिर इसीलिए जाट जैसे उन वर्दी को पास से देखता है तब उनकी नेम प्लेट्स को पढ़ के उसे यह पता लगता है कि यह सारी पुलिस वर्दी फीमेल ऑफिसर्स की है। लेकिन जाट के ये सब देखने की वजह से राणा तुंगा उससे कहता है कि तुम्हें यहां पर मुझसे सॉरी चाहिए था और मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है, इसीलिए अब तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जाट राणा की बात नहीं मानता एंड वो उससे कहता है कि वो जब से इस गांव के अंदर आया है तब से उसने काफी अजीब चीजें देखी हैं। जैसे कि सबसे पहले रामसुबा रेड्डी जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन है, उसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिन्हें वो कहीं पर भेज रहा था। इसके साथ ही जो सोमोलू था वो भी एक सरकारी ऑफिस के अंदर बहुत सारे फेक स्टैंप पेपर्स बनवा रहा था और अब यहां आकर उसने यह देखा है कि यहां पर कई सारे फीमेल ऑफिसर्स के कपड़े पड़े हैं एंड इसीलिए यह सब देखकर वह यह समझ चुका है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और इस टाइम पर राणा तुंगा ने अपने घर में कई सारी फीमेल ऑफिसर्स को छुपाकर रखा है। अब यह बोलने के बाद ही जाट उसके घर में खोजबीन करने लगता है, जिसके बाद ही उसे राणा तुंगा के घर के एक कमरे के अंदर सब इंस्पेक्टर विजय, लक्ष्मी और उसके साथ ही ऑफिसर्स मिलती हैं और उनके मिलते ही जाट सबसे पहले उन्हें उनकी वर्दी देता है और उन सभी को वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। जब जाट वहां से उन लड़कियों को ले जा रहा होता है तब उस टाइम पर राणा तुंगा उसे कहता है कि अगर वह इन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है तो शौक से ले जाए, लेकिन जाने से पहले वह उसे यह बताना चाहता है कि इस गांव के साथ साथ आसपास के 30 गांव पर उसका कब्जा है और इसीलिए यहां पर सिर्फ उसका राज चलता है। इसीलिए वो जाट से कहता है कि अभी तो वो इन लड़कियों को लेकर जा रहा है, लेकिन आज शाम होते होते वो खुद ही उसके पास आएगा और गिड़गिड़ाते हुए उससे जान की भीख मांगेगा। लेकिन जाट उसकी बात को इग्नोर करता है एंड वो लड़कियों को लेकर वहां से चला जाता है। अब जाट और लड़कियों के जाने के बाद ही राणा तुंगा की मदर उससे पूछती है कि उस आदमी ने उसके छोटे भाई सोमोलू को बहुत बुरी तरह से मारा था। यह सब होने के बाद भी राणा तुंगा ने उसे यहां से जिंदा क्यों जाने दिया? अपनी मदर की बात सुनकर राणा तुंगा उनसे कहता है कि इस आदमी ने मेरे छोटे भाई को सबके सामने मारा था और इसीलिए अगर मैं इसे घर के अंदर मारता तो बाहर दुनिया को इसकी मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता और इसीलिए मैं पहले तो इसे इसके घुटनों पर लेकर आऊंगा और फिर उसके बाद इसे सबके सामने मारूंगा।
ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल सके कि मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। आपका ये कीमती वक्त इस वीडियो